नहीं, न्यूटन के पास था, वरना हमें इतने पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उनके पास मोबाइल होता ना, तो न्यूटन कहीं आम के पेड़ के नीचे बैठा लूडो खेल रहा होता। आम पड़ता तो उसे पता ही नहीं चलता। हम्म। चलो भाई, अपने शुरू करते हैं। अपने पढ़ रहे थे भारत की मृदा, भारत की मिट्टियां, और मिट्टियों के अंदर हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? क ख और ग पढ़ लिया हमने ना। ठीक है, आज आगे शुरू करते हैं। नोट लगा के लिखिए। आज थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं मिट्टी के कण की। तो मिट्टी के अंदर जो कण होते हैं, कुछ मृदा के अंदर कण छोटे होते हैं, किसी मृदा के अंदर कण है वो बड़े होते हैं। तो कौन सी मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, उसकी अपने बात करते हैं। हम लिखते हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े कणों वाली मृदा कम उपजाऊ होती है। बड़े बड़े कणों वाली मृदा कम उपजाऊ होती है। भाई, मिट्टी के कण जितने ज्यादा बड़े होंगे ना, वह मिट्टी उतनी ही कम उपजाऊ होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर कण बड़े हैं, जैसे मान लो एक ये मिट्टी है जिसके कण इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे एक ऐसी मिट्टी है जिसके कण इस प्रकार से हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो अब इनमें से कौन से कण है वो पास पास है और कौन से कण है वो दूर दूर है? ये जो कण छोटे हैं ये पास पास में है, और जो कण बड़े बड़े हैं वो कण क्या है? दूर दूर है। तो खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए मृदा के अंदर सिंचाई की जाती है। जब अपने देख लेते हैं कि इन दोनों ही मृदा के अंदर सिंचाई करेंगे ना अपने, तो बड़े कण वाली जो मृदा है ये ज्यादा मात्रा के अंदर जल का अवशोषण करेगी। पानी की खपत क्या होगी? ज्यादा होगी। पानी लगाने के बाद में ये वाली मिट्टी है ये जल्दी सूखेगी, और ये जो मृदा है ये धीरे धीरे सूखेगी। ये जल्दी क्यों सूखेगी? क्योंकि इन बड़े बड़े कणों के बीच में कुछ जगह रह जाती है, अंतर आ जाता है जगह का। और जो हवा है, जब हवा चलेगी तो इन कणों के अंदर से होकर गुजरेगी, है ना। इन कणों के अंदर से होकर के गुजरेगी, तो इस मिट्टी के अंदर जो नमी है वो जल्दी सूख जाएगी। इसलिए ये फसल के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होती, या हम ऐसे कह सकते हैं मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। ठीक है। कभी खेत में गए हो आप लोग? कितने लोग हैं वो खेत में जाते हैं, काम भी करवाते हैं थोड़ा बहुत खेत में, है ना। गहरी खेत में। तो आपने देखा होगा कि जब हम जमीन की बुआई करते हैं, है ना, जमीन की बुआई करते हैं, कल्टीवेटर का नाम सुना होगा, कल्टीवेटर लगाते हैं तो ही लगाते हैं। उसके बाद तुरंत बाद हम क्या उसके ऊपर एक पाटा या सुहागा लगाते हैं, अपनी भाषा में बोले तो। वो क्यों लगाते हैं? क्या जरूरत है उसकी? हम्म। नमी का अवशोषण करने के लिए, नमी को सुरक्षित रखने के लिए, भूमि को समतल करने के लिए। सबसे उपयोगी इनमें से जो पॉइंट है वो कौन सा है? और वो कितने दिन बाद लगाते हैं? 2 दिन बाद या 4 दिन बाद? कितने दिन बाद लगाते हैं? साथ साथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं साथ साथ? इसलिए लगाते हैं कि हमने जब भूमि को बोया है ना, तो भूमि को बोने के बाद में भूमि क्या है, भूमि के कण है वो अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। अगर उसे समतल नहीं करेंगे, उसे सही प्रकार से नहीं करेंगे, तो उसके अंदर जो नमी है वो जल्दी सूख जाएगी।
अगर नमी जल्दी सूख जाएगी तो उसमें फसल उगेगी नहीं, इसलिए लगाया जाता है वो। ठीक है, तो उससे मिट्टी है वो क्या है, पास पास में हो जाती है, थोड़ी जम जाती है। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयोगी होती है? छोटे कणों वाली, बारीक कणों वाली मिट्टी ज्यादा उपयोगी होती है। तो हमने लिखा है बड़े बड़े कणों वाली मृदा कम उपजाऊ होती है, क्योंकि क्योंकि उनमें क्योंकि उनमें परस्पर दूरी परस्पर दूरी अधिक होने के कारण क्योंकि उनमें परस्पर दूरी अधिक होने के कारण जल को जल्दी ग्रहण करती है, जल को जल्दी ग्रहण करती है। वह सूर्य तथा वायु द्वारा वह सूर्य तथा वायु द्वारा जल का जल्दी अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इसलिए बड़े कणों वाली जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, और छोटे कणों वाली मिट्टी होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगली बात करें इसके बाद, मृदा की विशेषता। मृदा की क्या विशेषताएं हो सकती है? कोई आप बता सकते हो विशेषता मृदा की विशेषता? तो एक विशेषता तो ऐसे बता सकते हो कि मृदा भूमि पर पाई जाती है। सही है क्या विशेषता? लिखो, पहली विशेषता लिखते हैं, मृदा या तो हम बोल सकते हैं अपक्ष, या इसे हम कह सकते हैं अपक्षरण का परिणाम है। मृदा किसका परिणाम है? अपक्षय का। अपक्षय के बारे में कल मैंने बताया था कि किसी कारण, किसी अभिक्रिया के कारण या किसी भौतिक क्रिया के कारण किसी चट्टान का, सेल का टूटकर अपने स्थान पर गिरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, मृदा अपक्षय या अपक्षरण का क्या है? परिणाम है। मृदा में क्या होते हैं? तो मृदा के अंदर भूमि के चट्टान के कुछ टुकड़े होते हैं, कुछ जैविक पदार्थ होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ नमी होती है, कुछ वायु होती है। सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक तत्व है। तो एक विशेषता लिख सकते हैं कि मृदा प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। मृदा प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। तीसरी बात, जो मृदा होती है वो गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक यानी कि मिट्टी के अंदर गति पाई जाती है, स्थिर नहीं रहती, इधर उधर उसमें क्या है? परिवर्तन होती रहती है। तो लिखेंगे मृदा गत्यात्मक माध्यम है। मृदा क्या है? गत्यात्मक माध्यम है, इसमें गति पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मृदा है जो गंगा के मैदान में पाई जाती है, वो कहाँ से आई है? वो हिमालय से आई है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मिट्टी गति नहीं करती, मिट्टी गति करती है। तो मृदा गत्यात्मक माध्यम है। अगली बात लिख सकते हैं, मृदा
परिवर्तनशील तथा विकासोन्मुखी है। पिछले 10 सालों में आपने आसपास की भूमि को देखा होगा, है ना? तो क्या आपको पिछले 5-10 सालों के अंदर जहां आप रहते हो उसके आसपास की भूमि में कोई परिवर्तन आया है क्या? तो परिवर्तन होता रहता है मिट्टी के अंदर। हो सकता है कि कुछ ऐसी भूमि थी जो रेतीली थी, अब वायु के चलने के कारण क्या है, वहां से रेत उड़कर आगे चली गई और भूमि समतल हो गई हो सकता है ना? तो वो रेत किसी दूसरे खेत में जाके गिरी है तो हो सकता है वहां दोहरा बन गया हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है किसी ने जमीन के पानी का ज्यादा उपयोग किया है तो भूमि लवणीय हो गई हो। कोई भूमि पहले लवणीय थी, उसमें गोबर की खाद का उसने ज्यादा प्रयोग किया है तो हो सकता है वो सामान्य हो गई हो। तो मृदा में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो मृदा परिवर्तनशील है और विकासोन्मुखी है, विकास करती है। विकास दो प्रकार का हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। अगर सही काम हो रहा है उसमें तो मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ होगी। अगर मिट्टी के अंदर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ज्यादा कर रही है तो मिट्टी क्या है, धीरे धीरे ऋणात्मक उसका विकास होगा, यानी कि उसकी उपजाऊपन की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये सारी जो बातें हमने लिख रखी है, ये सारी की सारी बातें हैं, ये सही है। और एक बात हम और लिख देते हैं इसमें 5 नंबर पे लिख दीजिए, मृदा में, यहां लिख देते हैं, मृदा में सैंड, सिल्ट, क्ले की मात्रा पाई जाती है। ये सारी की सारी जो 5 विशेषताएं लिख रखी है हमने, ये 5 की 5 विशेषता हमें याद करनी है। क्यों याद करनी है? क्योंकि जब मृदा की विशेषता की बात आती है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण ये 5 विशेषताएं, सबसे ज्यादा उपयोगी, जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 5 बातें मृदा की विशेषता के बारे में हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले 2 बातें हम और पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग, भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, 1956 में। और इससे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग ने सबसे ज्यादा जो मृदा का जो अध्ययन है वो कहाँ किया है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। कहाँ किया है? दामोदर घाटी के अंदर। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये बात हमें प्रमुख रूप से दिमाग में रखनी है। अब हम बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण। तो लिखिए, मृदा का वर्गीकरण।
सबसे पहला जो वर्गीकरण आपने करते हैं वो करते हैं प्राचीन काल में मृदा कितने प्रकार की होती थी। प्राचीन काल में मृदा दो प्रकार की होती थी। राजा महाराजाओं के टाइम मिट्टी को दो ही भागों में बांटा जाता था, एक था उर्वर और एक थी ऊसर। उर्वर कौन सी होती थी, जो उपजाऊ होती थी, और ऊसर कौन सी होती थी, जो बंजर होती थी। उपजाऊ और ये हो गई बंजर। एक वर्गीकरण तो हो गया ये। दूसरा वर्गीकरण अपने करते हैं समय के आधार पे। भाई समय के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांट सकते हैं। समय के आधार पे कैसे, मिट्टी बनी कैसे, पहले कौन सी मिट्टी बनी, बाद में कौन सी मिट्टी बनी, और सबसे बाद में कौन सी मिट्टी बनी, इस प्रकार से। तो लिखते हैं समय के आधार पर। समय के आधार पर तीन प्रकार है। एक मृदा है, मृदा का प्रकार जिसे बोलते हैं दक्कन मृदा। दक्कन मृदा के अंदर कौन सी मिट्टी आती है, जो दक्कन ट्रैप का अपने नाम सुनते हैं, पठार वाले क्षेत्र के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है उसे अपने इसमें लिख लेंगे आगे, तो वो मिट्टी आती है इसमें। दूसरी अपने बोल सकते हैं टर्शियरी मिट्टी, जो पर्वतीय मृदा है। और तीसरी आधुनिक मृदा, जिसमें जलोढ़ व मरुस्थलीय मृदा आती है। ये दूसरा वर्गीकरण हो गया। आप तीसरा वर्गीकरण इसमें देखते हैं अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिषद के अनुसार जो एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है, इसमें मृदा के प्रकार बताए गए हैं 8। कितने प्रकार बताए हैं इन्होंने, 8 प्रकार बताए। कौन कौन से हैं, तो एक है इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, अल्फिसोल, अल्टीसोल। कितने हो गए, मोलिसोल। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल, अल्फिसोल, अल्टीसोल, मोलिसोल और अन्य। और एक कौन सा प्रकार हो गया, अन्य। एक ये वर्गीकरण हो गया। लास्ट वर्गीकरण जो बिल्कुल देसी वर्गीकरण है, जो उत्पत्ति, रंग एवं संयोजन के आधार पे किया गया है। तो अगला वर्गीकरण लिखते हैं उत्पत्ति, रंग, कौन सा, मोलिसोल। यहाँ वापिस लिख देते हैं मोलिसोल। उत्पत्ति, रंग एवं संयोजन के आधार पर इसमें अपने देखें तो एक इसमें है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा,
अगला इसमें लिख सकते हैं अपने लवणीय व क्षारीय मृदा के बाद में पीट या दलदली मृदा। लाल मृदा। पर्वतीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। तो हमने पढ़ ली जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल, मरुस्थलीय, पर्वतीय, लेटेराइट और लवणीय या क्षारीय पढ़ ली, और पीट या दलदली पढ़ ली। तो ये प्रकार हो गए अपने उत्पत्ति, रंग एवं संयोजन के आधार पर। इतने प्रकार की मिट्टी पढ़ ली। नोट कर लिया क्या सभी ने? कर दें क्या साहब इसको? जल्दी बनाओ। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं समय के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। समय के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। समय के आधार पर मृदा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? दक्कन मृदा। तो 1 नंबर पे लिखिए दक्कन मृदा। दक्कन मृदा। दक्कन मृदा के अंदर लिखो इसमें हमें लिखना है
इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निकले बेसिक या पेठिक, जो कि एक प्रकार से पतला लावा होता है, से हुआ है। ज्वालामुखी के कौन से उद्गार से हुआ है? दरारी उद्गार से। और इससे जो मृदा बनी है इसे हम दक्कन मृदा के नाम से जानते हैं। और इस मिट्टी का जो प्रमुख रूप से रंग होता है ना, वो कैसा होता है? मृदा का रंग होता है काला। और दक्कन मृदा का जो विस्तार है वो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो जहां दक्कन का पठार वाला भाग है, या तो वो क्षेत्र, या एक छोटा नागपुर का पठार है वो वाला क्षेत्र, वहां इस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो लिखेंगे विस्तार में दक्कन पठार व छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये हो गई अपने दक्कन मृदा। दक्कन मृदा के बाद में हम पढ़ते हैं टर्शियरी मृदा। तो लिखते हैं अगली मृदा टर्शियरी मृदा। टर्शियरी मृदा के अंदर अपने बात करें तो ये पर्वतीय मृदा होती है। इसका एक नाम मिलता है पर्वतीय मृदा। और ज्यादातर ये जो मिट्टी पाई जाती है हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इस मृदा का एक नाम मिलता है हिमालय मृदा। तो ये दो इसके नाम हमें और ध्यान में रखने हैं। और जहां पर्वत पाए जाते हैं उन पर्वतों वाले क्षेत्रों के अंदर वनों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो इस मिट्टी की एक विशेषता क्या है कि इस मृदा में वनों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखना। और अगली मिट्टी है आधुनिक मिट्टी। और आधुनिक मिट्टी के अंदर उन मिट्टियों को शामिल किया जाता है जो नवीन मिट्टी है, या जिनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, आधुनिक काल में जिसका निर्माण हुआ है, उनको इसमें शामिल करते हैं। तो उन मिट्टियों को कहा जाता है आधुनिक मृदा। तो तीसरी मिट्टी हम पढ़ते हैं आधुनिक मृदा। आधुनिक मृदा में हम किन्हें शामिल करते हैं? जैसे हम शामिल करते हैं इसमें एक तो खादर को, एक बांगर को, और या इन्हीं मिट्टियों के समकालीन मरुस्थल में जो मिट्टी बनी है जिसे मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से अपने जानते हैं। तो लिख देंगे इसमें हम कि इस मिट्टी में या इस मृदा में बांगर, खादर तथा मरुस्थलीय मृदा को शामिल किया जाता है। मरुस्थलीय मृदा को शामिल किया जाता है।
और ये जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों का निर्माण है ये प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। प्लिस्टोसीन काल का मतलब है आज से 10,000 साल पहले ये खत्म हुआ था, प्लिस्टोसीन काल। और उसके बाद में जो काल शुरू है वो होलोसीन काल है। अब जो काल चल रहा है भूगोल के अनुसार वो होलोसीन काल है। तो लिख सकते हैं इन मृदाओं का निर्माण कौन से काल में हुआ? प्लिस्टोसीन काल में हुआ, या ऐसे लिख सकते हैं प्लिस्टोसीन काल में निर्मित मृदा। ये बात में प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। अगला वर्गीकरण हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR के अनुसार मृदा वर्गीकरण। इंडियन कॉनिकल एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से एक संस्था है, उसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। उसके बारे में भी अपने पीछे हम 8 प्रकार पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखेंगे ICAR ने भारतीय मृदा का वर्गीकरण USA के मृदा वर्गीकरण के आधार पे किया। और कितने प्रकार बताए इन्होंने? 8 तो बताए प्रमुख प्रकार, और 27 बताए गौण या अपने कह सकते हैं उप प्रकार। हमें कितने याद करने हैं? हमें याद करने हैं 8। ठीक है, हमें 8 याद करने हैं इसमें से। इन 8 में हमें नाम तो हम 8 लिख ही चुके हैं। इससे पहले जो वर्गीकरण किया उसमें 8 नाम हमने लिख लिए, एंटीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडीसोल, अल्टीसोल, अल्फीसोल, मोलिसोल, वो सारे हैं। उनमें से जो ज्यादा मात्रा के अंदर जो पाई जाती है ना, उनका थोड़ा सा हमें प्रतिशत याद रखना है। वर्गीकरण इसमें ज्यादा कोई डिटेल से बातें हमें याद नहीं रखनी। तो एक तरफ हम लिखते हैं मृदा और दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्रतिशत। सबसे पहली बात कि भारत में सबसे पाई जाने वाली, ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार? तो इंसेप्टिसोल। एक नंबर पे लिखेंगे हम इंसेप्टिसोल।
सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसका जो प्रतिशत है वो है 39.74। सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो इंसेप्टिसोल। 2 नंबर पे हम लिखेंगे एंटीसोल। 28.08%। 4 मिट्टियों के प्रतिशत याद रखेंगे हम, बाकी हम प्रतिशत याद नहीं करेंगे। 3 नंबर पे लिखेंगे हम अल्फीसोल। अल्फीसोल। एंटीसोल सबसे ऊपर है, इंसेप्टिसोल, उसके बाद में एंटीसोल्स, उसके बाद में अल्फीसोल्स। ये ऐसे कैसे हो गया, ये 13.55% है, 95 नहीं है, 55। 3 और एक आंकड़ा हम और याद रखेंगे अल्फीसोल के बाद में 4 नंबर पे वर्टिसोल। ये है 8.52%। ये 4 तो हमें क्या याद करने, आंकड़ों के सहित याद करने। 39%, 28%, 13% और 8%। ये तो पॉइंट के अंदर याद मत करना, बड़ा बड़ा याद कर लेना। 39, 28, 13 और 8, इस प्रकार से। इसके बाद में जैसे एरिडिसोल है, अल्टीसोल है, मोलिसोल है जो मिट्टियां हैं, उनके तो सिर्फ हमें नाम, वैसे हम लिख चुके हैं उनको, बार बार लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतने हमें प्रमुख रूप से याद रखने इनके प्रतिशत। बाकी वर्गीकरण 8 प्रकार हमने लिख लिए ना, उतना हमें इसमें ध्यान रखना है। या लिखवाएं यहाँ पे 8 पूरे करवाएं आपको, जरूरी तो है नहीं। याद तो हमें प्रमुख रूप से कितने याद रखने, 4 याद रखने, वो 4 हमने नोट कर लिए। चलो इसके बाद लिखिए आप, अगला कौन सा वर्गीकरण रह गया पढ़ने वाला, उत्पत्ति, रंग व संयोजन के आधार पे। अगला वर्गीकरण अपने लिखते हैं, टाइम हो गया किसको, उत्पत्ति, रंग, संयोजन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। कितने प्रकार पढ़ के आए हैं अभी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को कहा जाता है पांप मृदा, इसे ही कहा जाता है कछारी मृदा। ये कुछ नाम हमें ध्यान रखने हैं। राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और भारत का भूगोल पढ़ते हैं, तब उन दोनों के अंदर मिट्टी में एक अंतर मिलता है हमें। वो अंतर क्या मिलता है कि हम भारत के अंदर जहाँ जलोढ़ मृदा पढ़ते हैं ना, तो उस जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम मिलता है हमें इंसेप्टिसोल। क्या नाम मिलता है, इंसेप्टिसोल नाम मिलता है उस मिट्टी का। लेकिन राजस्थान में जब जलोढ़ मृदा पढ़ते हैं तब उसका नाम क्या मिलता है, अल्फीसोल मिलता है। पढ़ा है क्या किसी ने, देखा था या नहीं याद, याद है, पूछा क्यों नहीं फिर, जलोढ़ मृदा का नाम अल्फीसोल है, इंसेप्टिसोल है। पूछा था।
क्या समझाया था मैंने, मेरे खुद को याद नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा मिलता है, इंसेप्टिसोल लिखा हुआ मिलता है। अगर एनसीईआरटी को सही माने तो जलोढ़ मृदा क्या है, इंसेप्टिसोल है। लेकिन राजस्थान में जो प्रश्न आते हैं तब जलोढ़ मृदा को कौन सी मृदा मानते हैं, अल्फिसोल मानते हैं। कोई गुणों का अंतर होगा मिट्टी का, इसके कारण। ठीक है, तो उत्पत्ति लिखिए भी, जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पत्ति उत्पत्ति होती है नदियों द्वारा लाई गई कांप से या अवसाद से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मृदा क्या है, तो मृदा प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसका निर्माण जैविक, रासायनिक, भौतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा के निर्माण का मुख्य तत्व अपक्षय है। विज्ञान की वह शाखा जो मृदा का अध्ययन करती है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडा जेनेसिस कहलाती है। मृदा के घटक या संघटक कौन कौन से हैं, और मृदा की प्रकृति के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ठीक है राजस्थान में अधिकांशतः कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी की प्रधानता है, और उदयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर अम्लीय मिट्टी की प्रधानता है। फिर हमने पढ़ा था कि मिट्टी का जो निर्माण है ये किस पर आधारित होता है, तो ये उच्चावच पर आधारित होता है, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित होता है, जलवायु पर आधारित होता है। ये सारे हम कुछ तत्व पढ़ के आए थे। फिर हमने मृदा के क्या पढ़े थे, संस्तर पढ़े थे। सबसे नीचे एक परत होती है जिसे आधार चट्टान या जनक शैल के नाम से जानते हैं। उसका जब अपक्षय होता है तब गय परत बनती है। गय परत में कुछ परिवर्तन होता है तब क्षय परत बनती है, और क्षय परत में जब कुछ और तत्व मिलते हैं तब कय परत बनती है। तो पौधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परत कौन सी है, कय परत है। लेकिन सबसे पहले बनी कौन सी परत है मृदा की, तो गय परत है ना। ये बात हमें ध्यान रखना। मिट्टी के कण जितने ज्यादा बड़े होंगे उतनी ज्यादा मिट्टी कम उपजाऊ होगी, मिट्टी के कण जितने ज्यादा छोटे होंगे मृदा उतनी ज्यादा उपजाऊ होगी। प्राचीन समय में मिट्टी 2 प्रकार की थी, एक उपजाऊ उर्वर और दूसरी उस्सर यानी कि बंजर। समय के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार, एक दक्कन ट्रैप, दक्कन मृदा बोलते हैं जिसे, जिसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से बेसिक या पेठिक यानी कि पतला लावा निकला, उसे काले रंग की मिट्टी का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ। दूसरी हमने पढ़ी टर्शियरी मिट्टी, जिसे हिमालय मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना, पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, और उसमें वन की क्या पाई जाती है, अधिकता ज्यादा पाई जाती है। और तीसरी कौन सी है, आधुनिक मिट्टी, जिसमें बांगर, खादर और मरुस्थलीय मिट्टी को शामिल किया जाता है। कौन से काल में निर्माण हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। ऐसे सारी बात हमें याद होनी चाहिए, इन्हीं बातों में से प्रश्न आएगा। बाकी जो जलोढ़ मिट्टी है वो अगली क्लास में अपनी पढ़ेंगे। हाँ क्लास है।